हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ। मनमर्जियाँ भाग 60। गोलू के कहने पर मिश्रा जी शर्मा जी को पिंकी और गोलू की शादी के लिए मना लिए, लेकिन उनके सामने नई समस्या ये थी कि शादी से पहले गुप्ता जी को मांगनी थी पिंकी की मम्मी से माफी। अब जिस तरह का कांड गोलू के पिताजी ने अतीत में किया था, उस हिसाब से वर्तमान में तो गोलू को पिटना ही था। शाम में गोलू जब मिश्रा जी से मिलने आया तो मिश्रा जी ने सामने पड़ी बाटा की चप्पल लेकर आने को कहा। गोलू भी निपट मूर्ख प्राणी ले आया। उसके बाद मिश्रा जी ने उसे देखा और पीठ पर 3-4 चप्पल जमाते हुए कहा, तुमको साले हम दलाल दिखते हैं जो तुम्हारा रिश्ता लगाते फिरे, और तुम तो रंगबाज थे ही। तुम्हारे पिताजी तुमसे भी बड़े आशिक निकले। क्या जरूरत थी शर्मा जी की धर्मपत्नी से मस्करी करने की? पड़ गई ना भारी। चला हमें पता हो तो कि हम कबो ना बात करी तुम्हारे रिश्ते की। पहले अपने घर को संभालो, बाद में शादी का सोचना। चले हैं फेरे खाने। अरे क्या हुआ चाचा, और हमारे पिताजी का कांड किए हमें क्या पता? गोलू ने अपनी पीठ सहलाते हुए कहा। क्या हुआ है? शर्मा शर्त रखे हैं शादी की तुम्हारे पिताजी जाकर उनकी पत्नी से माफी मांगे तभी ये रिश्ता मंजूर करेंगे, वरना नहीं। आज तक कानपुर में किसी की हिम्मत ना हुई हमारे सामने शर्त रखने की, पर तुम्हारी वजह से काका देखना पड़ रहा है हमको। कसम से गोलू, अगर जबान ना दिए होते ना तो कबो ना करते ये सब, मिश्रा जी ने कहा। गोलू को जब सारी बात पता चली तो उसे बहुत गुस्सा आया अपने पिताजी पर, लेकिन उनसे निपटने से पहले गोलू को मिश्रा जी का गुस्सा ठंडा करना था, इसलिए वह उनके पास आया और कहा, अरे चाचा, लेकिन ये सब आप गुड्डू भैया के लिए भी तो कर रहे हैं ना। और आपको एक बात बताएं, गुड्डू भैया कल ही हमसे पिंकी के बारे में पूछ रहे थे। गोलू ने मिश्रा जी को अपनी बातों में लपेटते हुए कहा, हमें नहीं लगता गुड्डू भैया अपनी पिंकिया को इतनी आसानी से भूल जाएंगे, लेकिन अगर बार बार वो ऐसे बात करेंगे तो फंसेंगे ही ना। अगर एक बार उनके सामने हम पिंकिया से शादी कर लिए और उन्होंने हमें शादी करते देख लिया तो फिर सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। गोलू का झूठ काम कर गया। मिश्रा जी उसकी बातों के झांसे में आ गए और कहा, वो सब तो ठीक है गोलू, लेकिन जब पिंकिया का बाप माने तब ना। चला लड़के वाले हम हैं और शर्त ऊ रख रहा है। हाँ तो मानेंगे ना? गोलू ने तपाक से कहा। कैसे? तुम्हारे पिताजी से माफी कौन मंगवाएगा? मिश्रा जी ने कहा। वो सब हम कर लेंगे चाचा, बस आप शर्मा जी को मना ही लो। गोलू ने आस भरे शब्दों में कहा। देखो गोलू, तुम्हारी शादी ना अब सिर्फ तुम्हारे पिताजी की माफी पर टिकी है, मिश्रा जी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। वो सब हम देख लेंगे, भरोसा है ना हम पर? गोलू ने मिश्रा जी से आंखें मिलाते हुए कहा। अगर 100 रुपए वाले स्टाम्प पर साइन करके भी दो ना गोलू, तब भी भरोसा नहीं होगा तुम पर। बाकी शादी तुम्हारी है, मना सको तो मना ही लो, वरना अगले साल टेंट लगाते घूमना अपनी पिंकिया की शादी का। चाय पीनी है तो अंदर आ जाओ, वरना दफा हो जाओ यहीं से। कहते हुए मिश्रा जी अंदर चले गए। गोलू कुछ देर सोच में डूबा रहा और फिर अंदर चला आया। मिश्रा जी के कहने पर मिश्राई ने चाय चढ़ा दी। शगुन को गोलू से बात करनी थी, इसलिए उसे चाय देने शगुन खुद आई। गोलू को चाय देते हुए शगुन उसे साइड में लेकर आई और कहा, गोलू जी बात आगे बढ़ी। क्या कहा पापा जी ने? वो मिले थे पिंकी के पापा से? गोलू जी बताइए ना क्या हुआ। अरे होना क्या है भाभी, हमें लगा कानपुर में सिर्फ हमने ही अपनी जिंदगी में चरस बोई है, लेकिन हमारे पिताजी ने तो हमसे भी ज्यादा कबाड़ा किया हुआ है हमारी जिंदगी का। गोलू ने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। मैं कुछ समझी नहीं, शगुन ने हैरानी से कहा। तो गोलू ने उसे सारी बात बता दी। शगुन ने सुना तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने कहा, अब पिंकी के पापा को मनाने के लिए आपके पापा को उनसे माफी मांगनी होगी, और आपके पापा को शर्मा जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गुत्थी तो सुलझने की बजाय और उलझती जा रही है गोलू। अब क्या होगा? अब होगा तांडव, और वो करेंगे हमारे पिताजी। बहुत नचाया उन्होंने हमें, अब हमारी बारी है, गोलू ने सोचते हुए कहा। लेकिन शगुन को यहां डर लग रहा था कि गोलू कहीं मामले को और ना बिगाड़ दे। उसने गोलू को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक गोलू वहां से निकल गया। उसी वक्त गुड्डू अपनी बाइक लिए घर में आया। उसने गोलू को वहां देखा तो थोड़ी हैरानी हुई। फिर अंदर आया। सीढ़ियों पर शगुन मिल गई।
तो गुड्डू ने कहा, ये गोलू यहाँ क्यों आया था और इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? पापा, मेरा मतलब अंकल जी से मिलने आया था, शगुन ने जल्दबाजी में कहा। हमने देखा तुमसे कुछ बात कर रहा था, क्या कह रहा था? गुड्डू ने शगुन के चेहरे के बदलते भावों को देखकर पूछा। वो गोलू जी ये कह रहे थे कि यहाँ के गोलगप्पे बड़े अच्छे हैं, तो खाने चलेंगी क्या? बस यही पूछ रहे थे। शगुन के दिमाग में उस वक्त जो आया उसने बोल दिया। गुड्डू ने सुना तो मुस्कुराया और कहा, अरे वो तो हम भी खिला देंगे, तुम बताओ तुम्हें कब चलना है? जाना वाना बाद में, पहले जाकर नवरत्न को जो पैसे पहुंचा कर आओ। मिश्रा जी ने लिफाफा गुड्डू की तरफ बढ़ाकर कहा और शगुन को वहां देखा तो कहा, अरे बिटिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अंदर जाओ। जी, कहकर शगुन वहां से चली गई। गुड्डू को इस वक्त मिश्रा जी पर खुन्नस हुई। कहाँ वह शगुन को बाहर ले जाने की सोच रहा था और कहाँ मिश्रा जी उसे फिर से बाहर भेज रहे थे। गुड्डू को सोच में डूबा देखकर मिश्रा जी ने कहा, मुहूर्त निकलवा दे बेटा, कि ऐसे ही चले जाओगे? हाँ जा रहे हैं, कहते हुए गुड्डू ने बेमन से लिफाफा लिया और जींस की पॉकेट में डाल लिया और नवरत्न की दुकान पर चला गया। दुकान पहुंचकर गुड्डू ने देखा नवरत्न कोई सिलाई में बिजी है। उसने जेब से लिफाफा निकालकर उसकी सिलाई मशीन पर रखते हुए कहा, जो पिताजी भिजवाए हैं आपके लिए। नवरत्न ने गुड्डू की बात पर ध्यान नहीं दिया तो गुड्डू ने फिर से कहा, चाचा जी रुपए भिजवाए हैं पिताजी ने, देख लो फिर हम हो जाएं। अरे गुड्डू रुको यार, बहुत ही जरूरी काम में लगे हैं, ठहरो जरा, नवरत्न ने कहा। ऐसा कौन सा जरूरी काम है और जो किसका सूट सिल रहे हो? गुड्डू ने कहा। का तुमको नहीं पता? इस बार नवरत्न ने गुड्डू की ओर देखकर कहा। का नहीं पता? गुड्डू ने भी हैरानी से कहा। का सच में नहीं पता जो सूट किसका है? नवरत्न ने कहा। अरे यार तुमों का कौन बनेगा करोड़पति खेलने बैठे हो हमारे साथ, खुद ही काहे नहीं बता देते किसका है जी? गुड्डू ने खींचते हुए कहा। तुम्हारे परम मित्र गोलू का, नवरत्न ने कहा। का गोलू का? वो काहे सूट सिलवा रहा है? गुड्डू ने कहा। लो कर लो बात, मतलब तुम सच में गोलू के दोस्त ही हो ना गुड्डू? अरे कल गोलू लड़की देखने जा रहा है, तुम्हें नहीं बताया उसने? नवरत्न ने कहा तो गुड्डू को अजीब लगा कि गोलू ने उससे ये बात क्यों छुपाई। उसने नवरत्न को पैसे दिए और वहां से सीधा बाइक लेकर निकल गया गोलू के घर की तरफ। गोलू अपने घर पहुंचा तो उसकी अम्मा ने कहा, अरे आ गए गोलू बेटा, आज तो तुम्हारी पसंद का हलवा बना है, जरा चक्कर बताओ कैसा है। अम्मा तुम्हारे पति ने हमारी जिंदगी में चरस बो रखी है और तुम हमें हलवा खिला रही हो। पहले ये बताओ पिताजी कहाँ हैं? गोलू ने खिंचते हुए कहा। हम यहाँ हैं, अब कौन सा तूफान आ गवा हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी में, जो ऐसे हाथ पैर नचा रहे हो तुम? बताओ जरा, हम भी तो सुने। गुप्ता जी ने आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठे बैठे दांत घिसते हुए कहा। तूफान? अरे जे कहो कि आप सनी बनके हमारी कुंडली में बैठ गए हैं। वहां पिंकिया के बाप शादी के लिए मानने ही वाले थे कि आपकी वजह से उन्होंने ना कह दिया। गोलू ने अपने पिताजी से कहा। जे तो पहली बार कोई ढंग का काम किया है उसने, कहा है कि बेटा वो नहीं करते ना तो हम मना कर देते। गुप्ता जी ने कुल्ला करते हुए कहा। आप तो मना तब करेंगे ना जब उनके सामने जाने लायक रहेंगे। गोलू ने गुस्से से दबी आवाज में कहा। का मतलब? गुप्ता जी ने गोलू की तरफ देखकर कहा। होली वाले दिन का कांड किए थे शर्मा जी के घर पर, जाकर बताएं अम्मा को। गोलू ने सीधा सीधा अपने ही बाप को धमकी दे डाली। कौन सा कांड? हम तो होली खेलते ही नहीं है। गुप्ता जी की जबान थोड़ी सी लड़खड़ाई। अच्छा, जब कुछ किया नहीं है तो फिर जबान काहे लड़खड़ा रही है आपकी? हमें सब पता है पिताजी, आप जो हमारी होने वाली सास से जिस भाषा में बात किए हो हम सब जानते हैं। गोलू ने कहा तो पहली बार गुप्ता जी थोड़े नरम पड़े और कहा। गोलू बेटा हमारी बात सुनो, वो ना बहुत पुरानी बात है और फिर होली में मस्ती मजाक में हो जाता है ये सब। लेकिन गोलू महाराज कहाँ सुनने वाले थे। अपने पिताजी को नरम पड़ते देखकर वो आ गए अपनी फॉर्म में और कहने लगे। वाह पिताजी वाह, खुद पूरे बगीचे पर नजर रखे थे, हम उस बगीचे का आम भी न खाएं,
कहाँ गए आपके उसूल, आपके संस्कार, आपकी मर्यादा? अरे एक लड़की से प्यार किए रहे अपनी जिंदगी में, उसकी भी अम्मा को छेड़ाए आप। आपका सोचे, गोलू खुश होगा, शाबाशी देगा। अपने शर्मा जी की घरवाली को नहीं, मेरी होने वाली सासू माँ को छेड़ा है पिताजी। अब इसकी एक ही सजा है कि चलकर उनसे माफी मांग लो और हमारी शादी पिंकिया से करवाए दो। गोलू की बात सुनकर गुप्ता जी मुस्कुराए और गोलू के पास आए। गोलू को लगा गुप्ता जी डर गए, फिर मन ही मन खुश हुआ। पर देखो का है कि बाप बाप होता है। उन्होंने गोलू का हाथ पकड़ा, मरोड़ कर पीठ से लगाया, अपने पैर में पहनी पैरागॉन की चप्पल निकाली और गोलू की तशरीफ लाल करते हुए कहा, का बे नौटंकी कर रहे हो हमारे साथ? चले बाप के सामने बकैती करोगे और हम चुपचाप सुनेंगे का नौटंकी वाला समझे हो काम का? बेटा खाल उधेड़ के ढोलक बना देंगे और बजाएंगे बहुते जोर से, जब से हमसे जमाल लड़ाए जा रहे हो। हाँ, कहते हुए गोलू की सुताई कर दी। गोलू पैर पसारे जमीन पर उजड़े चमन की तरह बैठा था। गुप्ता जी वहां से चले गए। अगले ही पल गुड्डू आया। गोलू को ऐसे देखकर गुड्डू उसके पास आया और कहा, अबे गोलू ऐसे काहे बैठे हो बे, का हुआ भाई? गोलू सुन, आंखें खुली की खुली, मुंह फाड़े बैठा रहा, एक शब्द नहीं कहा। गुड्डू ने उसे हिलाते हुए कहा, अबे हुआ क्या, कुछ तो बोल। गुड्डू का हाथ लगते ही गोलू मुंह फाड़कर रोने लगा। बेचारे गुड्डू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने खींचकर एक थप्पड़ गोलू के गाल पर रसीद किया और कहा, अबे कौन मर गया? हमको हमारी ददिया के पास जाना है, हमको यहाँ नहीं रहना है। गोलू ने गला फाड़कर रोते हुए कहा। गोलू हुआ का है वो तो बताओ, गुड्डू ने परेशानी भरे स्वर में कहा। तो गोलू रोते हुए कहने लगा, पहले तुम्हारे पिताजी हम पर हाथ साफ किए, फिर हमारे वाले, और रही सही कसर आपने पूरी कर दी। हम कोई मंदिर का घंटा है जो बजाते रहते हो हमको। अरे गोलू सॉरी यार, वो तुम सुन नहीं रहे थे इसलिए हमने। सॉरी भाई, गुड्डू ने कहा। अरे तुम्हारी वाली मार झेल लेंगे, लेकिन हमारे बाप का कुछ करो यार, बहुत बुरा मारते हैं यार, ये आदमी जल्लाद है एकदम। हमको यहाँ नहीं रहना, हमको हमारी ददिया के पास जाना है। मार खाए पगलाए गोलू ने जमीन पर लौटते हुए कहा। सामने से गुप्ता जी आते दिखे तो गुड्डू ने कहा, चाचा कहाँ रहती है गोलू की ददिया, भेज दो ना इसको उनके घर। 12 साल हो गए इसकी ददिया और हमारी अम्मा को स्वर्गवासी हुए, गुप्ता जी ने गुस्से से कहा और जाते जाते एक लात गोलू की तशरीफ पर और जमा दी। गुड्डू ने सुना तो उठा और बाहर की ओर जाते हुए कहा, लगता है पूरा खानदान पागल है। तो दोस्तों ये था मनमर्जियाँ भाग 60। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, अपना ख्याल रखें। और हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ जैसा लास्ट में मैंने गोलू की जैसे बोला है और रोया है, सो सॉरी। और आप समझ सकते हैं, मेरी हंसी से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कहानी मेरी इतनी फेवरेट क्यों थी जब मैंने इसे लिखा था। और आज भी ये मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है, क्योंकि ये मेरी लिखी हुई एक पहली ऐसी कहानी है जिसे सुनकर और पढ़कर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और इसका जो सीज़न 3 है वो भी 2025 में लाने की पूरी कोशिश रहेगी, नए ट्विस्ट और नए एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए मनमर्जियाँ सीज़न 2 मेरे साथ। हर हर महादेव।